वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और हमने आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट करी है 2024 के लिए। अभी तक हमने इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लिया है। एंड प्रीवियस क्लास में हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसके रोल और टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें मैं हर एक चीज़ को ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसको जब आप अपनी तैयारी करेंगे तो जो आपके सोर्सेज हैं या मटेरियल है उसके ज़रिए आप उसको डिटेल्ड लेंथ में पढ़ सकते हैं। बट उनका मैंने ब्रीफर वर्जन कि आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या कवर अप होना चाहिए वो मैंने इस वीडियो में आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो या कोई टॉपिक आपको ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को या उस पर्टिकुलर सेगमेंट को और भी ज़्यादा डिटेल में प्रोवाइड कर दूंगी। आइए बिना डिले किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इंडियन एग्रीकल्चर, सबसे पहले जानते हैं इंडियन एग्रीकल्चर है क्या। जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो एक तरह से इंडिया की बैकबोन है, या फिर इंडिया की क्या कहें, किसी भी कंट्री का जो एग्रीकल्चर होता है वो उसकी बैकबोन होता है। Indian agriculture is the backbone of the country's economy, employing nearly half of its workforce and contributing significantly to GDP. It is characterized by diverse agroclimatic conditions, allowing for cultivations of a wide range of crops. यानी कि जो एग्रीकल्चर है वो बेसिकली हर एक चीज़ में इन्वॉल्व है। मतलब आप कंट्री की इकोनॉमी की बात कीजिए, एम्प्लॉयमेंट की बात कीजिए, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात कीजिए, हर एक चीज़ में एग्रीकल्चर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ का जो रॉ मटेरियल आता है वो भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही हो करके गुजरता है। एग्रीकल्चर क्या है, वो हर एक चीज़ का बेस बनता है जो एक लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करता है लोगों को। एक ओवरव्यू के तौर पे अगर देखा जाए कि इंडियन एग्रीकल्चर क्या है, तो इंडियन एग्रीकल्चर इज प्रीडोमिनेटली बेस्ड ऑन स्मॉल होल्डर फार्मिंग with around 58% of the rural households depending on agriculture as their primary source of livelihood. Majority, yani more than 50% of people are totally dependent upon agriculture and agricultural income for their source of livelihood. It contributes significantly to the GDP, employing nearly half of country's workforce. यानी कि किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो एग्रीकल्चर में काम करता है। और इसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो हर कंट्री में देखा जाए तो सिग्निफिकेंट जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एग्रीकल्चर का ही होता है। Agriculture in India is characterized by diverse agroclimatic conditions, with crops being grown in tropical, subtropical and temperate climates. यानी कि आप इंडिया का क्लाइमेट अगर देखिए, इट इज़ अ डाइवर्स क्लाइमेट। यहाँ पे अलग अलग, आप नॉर्थ में जाएंगे आपको क्लाइमेट अलग मिलेगा, साउथ में अलग, ईस्ट वेस्ट, हर एक में क्लाइमेट की जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हैं। जो वहाँ का हीट टेम्परेचर्स हैं या फिर जो क्लाइमेट के चेंजेस हैं वो अलग हैं अलग अलग रीजन्स के हिसाब से, जिसकी वजह से वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हम इंडिया में ग्रो कर सकते हैं। अब कुछ क्रॉप्स और उनकी क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में जानते हैं। इंडिया इज नोन for its diverse range of crops due to its varied climatic conditions. Major crops includes wheat, sugarcane, cotton, pulses, oilseeds and fruits. यानी कि ये सब एक तरह से देखा जाए तो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ फूड क्रॉप्स भी हैं, यानी कि ये सबसे ज़्यादा कंज्यूम किए जाने वाले क्रॉप्स हैं, मेजर क्रॉप्स इनको कहा जाता है। और इंडिया में इनकी एक वाइड रेंज होती है क्योंकि अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस अवेलेबल होते हैं इनको उगाने के लिए। The cropping pattern varies across regions based on factors like climate, soil type, and water availability. For instance, rice is predominantly grown in the regions with high rainfall, while wheat is sown in regions with irrigation facilities. यानी कि जो आपका राइस है वो इंडिया के उन पार्ट्स में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है जहाँ पे हैवी रेनफॉल्स होती हैं, क्योंकि चावल को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। वहीं व्हीट के लिए उतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं उन रीजन्स में हम व्हीट को ईजिली ग्रो कर सकते हैं। The Green Revolution in 1960s led to a significant increase in the production of wheat and rice,
मेकिंग इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। जो 1960s में फूड रेवोल्यूशन हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से, उसने एक सिग्निफिकेंट चेंज लेकर के आया जो इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी है या फिर उसका जो सेल्फ सफिशिएंट होना है इंडिया का, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा था, जिसकी वजह से व्हीट एंड राइस का जो प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़ गया था, जिससे इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया फूड ग्रेन्स में। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन की। अब ये स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? Structure transformation in agriculture refers to the process of systematically altering various components of agriculture sector to enhance productivity, efficiency and sustainability। यानी कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी है, इन कंपोनेंट्स को एनहांस करना या बेटर करने के प्रोसेस को ही स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। It involves implementing reforms and adopting modern techniques to transform traditional farming practices। यानी कि स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है ताकि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग वेज हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया जा सके, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, उसको इन्हांस किया जा सके, उसको इम्प्रूव कर सके, ताकि प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी बिल्ड हो जाए। इसमें आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। Embracing modern agriculture technology such as high yielding crop variety seeds, precision farming techniques, mechanization, and biotechnology to increase productivity and reduce dependency on manual labor। यानी कि जो टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो कंपैरेटिवली इन्हांस करता है प्रोडक्टिविटी को, ताकि जो मैनुअल लेबर के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस किया जा सके, जिसमें हेल्प करता है हाई यील्डिंग क्रॉप्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, प्रिसिशन फार्मिंग की जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ होती हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। Investing in rural infrastructure such as irrigation facilities, storage capacities, transportation networks, and market linkages to improve supply chain efficiency and reduce post-harvest losses। सो जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, सो एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया कि उसकी जो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हैं, स्टोरेज कैपेसिटी है, या क्रॉप्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है, या मार्केट में क्रॉप्स को बेचने के लिए जो लिंकेजेस हैं, वो सप्लाई चेन को इम्प्रूव करना, ताकि जो पोस्ट हार्वेस्ट यानी कि जो क्रॉप्स की कटाई के बाद जो हार्वेस्ट होता है उसके जो लॉसेस है उनको कम किया जा सके। पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या होते हैं? Enacting policy measures to liberalize agriculture market, facilitates private sector participation, provides institutional support to farmers and promotes sustainable practices। यानी कि पॉलिसीज प्रोवाइड की जाती हैं ताकि फार्मर्स को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। ये सपोर्ट उनको दिया जाता है कि वो अच्छी वैरायटी की सीड्स ले सकें, फर्टिलाइजर्स ले सकें, अगर किसी भी तरह का उन्हें लॉस होता है उसके लिए उनको कवरेज प्रोवाइड किया जा सके, क्रॉप्स का इंश्योरेंस कराया जाता है। इस तरह की पॉलिसीज़ उनको प्रोवाइड की जाती हैं ताकि फार्मर्स को एक सपोर्ट दिया जा सके। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट क्या आपका हो गया? सो एनहांसिंग द स्किल्स ऑफ नॉलेज, enhancing skills and knowledge of farmers through training programs, extensive services, and agriculture एंड एक्सेस टू एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज। यानी कि जो फार्मर्स काम कर रहे हैं, जो ह्यूमन कैपिटल है, उनका डेवलपमेंट थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ताकि उनको स्किल्स एंड नॉलेज प्रोवाइड की जा सके कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव करना है। ये सारी सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंटेंसिफिकेशन ऑफ लैंड। Intensification of land holdings involves maximizing productivity of agricultural land through increased inputs and improved management practices। यानी कि अब इंडिया जैसी कंट्री में जो लोगों के पास लैंड है वो एक तो छोटे पोर्शंस में होता है, ज़रूरी नहीं है उनके पास एक बहुत बड़ा शेयर ऑफ लैंड हो, वो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड टाइप के होते हैं, जिनकी वजह से इंटेंसिफिकेशन एक एसेंशियल मीन्स हो जाता है प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल आउटपुट को एनहांस करने के लिए और फार्मर की इनकम को बढ़ाने के लिए। ये इन्वॉल्व करता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि हम एक लैंड पे यानी कि सेम पीस ऑफ लैंड पे हम अलग अलग क्रॉपिंग सीजन्स में अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं।
जिससे क्या होता है, रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमाइज होता है, रिस्क रिड्यूस होता है और साथ में रेजिलियंस भी डेवलप होता है क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपका आता है एडॉप्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज। तो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स होती हैं आपकी जो हेल्प करती हैं आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाने में। ये जेनेटिकली इम्प्रूव होती हैं जो कि हेल्प करती हैं एक हायर प्रोडक्टिविटी को ग्रो करने के लिए under optimal growing conditions, thereby increasing overall productivity per unit of land. नेक्स्ट आपका आता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ये इम्प्लीमेंट करता है इंटीग्रेटेड सिस्टम जिसमें हम लाइफ स्टॉक रेयरिंग, जैसे कि आपके गाय हो गई या भैंस हो गई या फिर जो लाइफ स्टॉक में आपके घोड़े हो गए या बैल हो गए जिनकी मदद से हम फार्म्स में काम करते हैं, उनकी रेयरिंग करना। पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि जैसे आपके चिकन्स हो गए, आपके एक्वाकल्चर फिशेस हो गई, इन सारी चीज़ों को भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में इंक्लूड करना ताकि जो इनकम जनरेशन है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके और रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज भी किया जा सके। फिर आता है आपका प्रिसिशन एग्रीकल्चर। एम्प्लॉइंग प्रिसिशन एग्रीकल्चर टेक्निक्स सच एज सॉइल टेस्टिंग, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड वाटर सेविंग इन इरिगेशन प्रैक्टिसेस to optimize input use and minimize waste, thereby improving the productivity and sustainability of land holdings। यानी कि एक पर्टिकुलर लैंड एरिया में सॉइल को टेस्ट भी किया जाता है टाइम टू टाइम ताकि उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको मैनेज किया जा सके, और साथ में वाटर सेविंग इरिगेशन प्रैक्टिसेस जिसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे क्रॉप्स को उगाना जिनमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ का बेटर और मैक्सिमाइज यूज़ हो सके ताकि वेस्टेज मिनिमम हो सके, ताकि प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली इंक्रीज हो सस्टेनेबिलिटी के साथ। तो ये आपका इंटेंसिफिकेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है चेंजिंग क्रॉप्स। चेंजिंग क्रॉप्स का मतलब होता है कि ये वो प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में or on a particular farm based on factors such as market demand, agroclimatic suitability, इनपुट अवेलेबिलिटी एंड प्राइस डायनेमिक्स। यानी कि हम अलग अलग तरह के क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग या क्लाइमेट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, या फिर फार्मर्स के पास क्या क्या इनपुट अवेलेबल है या प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग हम कॉम्पोजिशन कर सकते हैं क्रॉप्स का कि हम फार्म्स में क्या ग्रो करेंगे। This is a strategic shift in cropping patterns and is aimed at diversifying income sources, mitigating risks and capitalizing on emerging opportunities। इसके कुछ की एस्पेक्ट्स होते हैं मार्केट ओरिएंटेशन, यानी कि मार्केट में जिन क्रॉप्स की ज़्यादा डिमांड है, जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, उनको ग्रो करना, या फिर कैश क्रॉप्स को ग्रो करना जैसे आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्पाइसेस हो गई, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, फ्लोरिकल्चर है। ये सारे बेटर रिटर्न्स आपको देते हैं और ज़्यादा मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। फिर आपका क्लाइमेट रेजिलियंस हो गया। अब क्रॉपिंग पैटर्न को एडजस्ट करना क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग इम्पैक्ट करता है उन एरियाज में जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, जहाँ पे टेम्परेचर के फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं या फिर पेस्ट एंड डिजीज के आउटब्रेक्स हैं। तो वहाँ पर ऐसे क्रॉप्स को सिलेक्ट करना जो कि क्लाइमेट रेजिलियंट है, ताकि क्लाइमेट कंडीशंस का जो इम्पैक्ट है वो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी पे ना पड़े। तो ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करना जो अलग अलग रीजन के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सूटेबल है। नेक्स्ट है आपका इनपुट अवेलेबिलिटी। इनपुट अवेलेबिलिटी में जैसे इनपुट्स क्या हो गए, आपके सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इरिगेशन वाटर हो गया, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज हो गया, और ये सब डिपेंड करता है फार्मर्स की जो अवेलेबिलिटी और उनकी अफोर्डेबिलिटी के ऊपर। तो इसके अकॉर्डिंग हम कोशिश करते हैं कि फार्मर्स जितना भी उनके पास अफोर्डेबिलिटी है इन रिसोर्सेज को लेने के लिए, वो उसका यूज़ एफिशिएंटली कर सकें और अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें। नेक्स्ट आपका आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करके, यानी कि मार्केट में जो फार्मर्स के जो क्रॉप्स बिक रहे हैं उनके लिए एक मिनिमम प्राइस होना चाहिए कि इसके बिलो वो नहीं बेचेंगे। एक मिनिमम प्राइस तय कर दिया जाता है ताकि फार्मर्स का जो इंटरेस्ट है वो लॉस ना हो।
प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस प्रोवाइड करती है ताकि फार्मर्स को भागना ना पड़े अलग-अलग जगह कि हम कहाँ से मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को लेके जाएँगे, कैसे हम चीज़ों को क्रॉप्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस लेके जाएँगे। सो प्रोक्योरमेंट के ऑपरेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, क्रॉप्स का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है कि अगर क्रॉप फेलियर्स हो गया है, तो फार्मर्स के ऊपर डेब्ट ना हो, इसके लिए उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। इनपुट्स को खरीदने के लिए उनको सब्सिडीज़ भी दी जाती है ताकि वो बेटर क्वालिटी के सीड्स एंड फर्टिलाइज़र्स को ले सकें, इसके लिए सब्सिडीज़ दी जाती हैं और ये सारी चीज़ें सिर्फ़ इसीलिए होती हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकें, प्रॉफ़िटेबिलिटी बढ़ा सकें और साथ में जो मार्केट का रिस्क है उसको रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट आपका आता है इरिगेशन। इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर में, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो रेन फेड है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादातर जो लैंड है वो बारिश की मदद से ही इरिगेट किया जाता है। अब इरिगेशन के टाइप्स क्या-क्या होते हैं? सरफेस इरिगेशन होता है जो कि कैनाल के थ्रू किया जाता है, ड्रिप इरिगेशन होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, सरफेस इरिगेशन। ये अलग-अलग इरिगेशन टेक्निक्स हैं जो कि हेल्प करती हैं वाटर को प्रॉपर्ली मैनेज करने में। क्योंकि इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत एक्सेसिव रेनफॉल होती है तो बहुत पानी होता है, वाटर लॉगिंग हो सकती है और कुछ ऐसे भी एरियाज़ होते हैं जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, जहाँ पे हमें स्प्रिंकलर्स का यूज़ करना पड़ता है ताकि हम कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला सकें। इरिगेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है? ये हेल्प करता है क्रॉप के फेलियर का जो रिस्क है उसको मिटिगेट करने में। अब जैसे जहाँ इरेटिक रेनफॉल्स हैं, वहाँ पे डेफ़िनेटली क्रॉप के फेलियर के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो उस पानी को कैसे हमें यूज़ करना है ताकि क्रॉप का फेलियर ना हो, ये एक तरह से इरिगेशन की फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने से हेल्प करता है ताकि वो इस रिस्क को मैनेज कर सकें। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को एनहांस किया जा सके और फूड की सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकें। इसमें चैलेंजेस क्या-क्या आते हैं? अब एक्सटेंसिव इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे कुछ एरियाज़ में वाटर्स की स्कैर्सिटी होगी, इनसफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होंगी। जहाँ पर एक्सेसिव रेनफॉल्स है वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो सकती है। सैलिनिटी का इश्यू हो सकता है कि जो पानी है उसमें इतना ज़्यादा सैलाइन कंटेंट है कि जो क्रॉप्स हैं वो उसकी वजह से खराब हो रहे हैं। वहाँ पर नमक इतना ज़्यादा हो जाता है पानी में जिसकी वजह से कोई भी क्रॉप वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इरिगेशन में आती हैं जिनको मैनेज करना इरिगेशन अ, के थ्रू किया जाता है। Sustainable water management practices, water conservation measures, and modern irrigation technologies are being increasingly emphasized to address these challenges. So ये सारे challenges को face करने के लिए ही sustainable water management practices को introduce किया जाता है ताकि पानी को बेहतर तरीके से कंजर्व करके यूज़ किया जा सके। सो जहाँ पर कम पानी है वहाँ भी पानी जा सके और जहाँ पे एक्सेस पानी है वहाँ से पानी को कलेक्ट किया जा सके ताकि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और साथ में एक जगह वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय भी ना करे। सो नेक्स्ट आता है आपका लेबर। लेबर एक फंडामेंटल यूनिट है एग्रीकल्चर की, यानी कि बिना लेबर यानी कि जो फार्मर है बिना उसके तो काम ही नहीं चलेगा। और इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो लेबर इंटेंसिव है, यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव काम नहीं करते हैं या फिर मशीन्स का उतना यूजेज नहीं है जितना लेबर का यूजेज है। तो लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर है। लेबर क्या करता है? वो अलग-अलग एक्टिविटीज़ करता है, यानी कि सबसे पहले वो लैंड की प्रिपरेशन करता है, फिर उसमें क्रॉप्स को सो करता है, प्लांटिंग करता है, वीड्स को हटाता है ताकि जो हार्वेस्ट है वो अच्छा हो सके। फिर उनकी हार्वेस्टिंग करना, पोस्ट हार्वेस्ट उनको मार्केट में लेके जाना, वो सारे ऑपरेशंस भी फार्मर्स के ही होते हैं। तो ये लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर सिस्टम होता है। अब लेबर का कॉम्पोज़िशन क्या है कि इसमें कौन-कौन से लोग आते हैं? तो फार्म के जो ओनर्स हैं वो भी काम कर सकते हैं। जो टेनेंट फार्मर्स हैं यानी कि जिनके पास लार्ज पीसेस ऑफ लैंड है, वो उन पे छोटे फार्मर्स को एज़ टेनेंट्स को हायर कर सकते हैं ताकि वो उनके लैंड के ऊपर काम करें। एग्रीकल्चर वर्कर्स भी होते हैं, माइग्रेंट लेबरर्स भी होते हैं जो अलग-अलग शहरों से आते हैं काम की तलाश में ताकि वो अ, लाइवलीहुड को अर्न कर सकें। तो जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं वो जनरली अपने फैमिली लेबर कहलाते हैं, यानी कि वो अपने ही फार्म पे काम कर रहे हैं, अपना ही उगाते हैं, उसी को बेचकर अपनी फैमिली इनकम चलाते हैं। जो लार्जर फार्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एडिशनल लेबरर्स को हायर करते हैं ताकि वो ज़्यादा बड़ी प्रोडक्शन को क्रिएट कर सकें। इसमें चैलेंजेस सबसे बड़े ये यहाँ पे सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, यानी कि यहाँ पे आपका जो 12 महीने आपके टोटल क्रॉप्स नहीं होते हैं।
कई बार कुछ क्रॉप्स होते हैं जो सीज़नल होते हैं, तो जब वो सो किए जा रहे हैं, उनका हार्वेस्टिंग का टाइम है, तब तो वो एम्प्लॉयड हैं, पर जैसे ही उनका सीज़न चला गया, वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। लो वेजेस भी होते हैं, यानी कि उनका जो वेज रेट है वो कंपैरेटिवली सबसे लो होता है। सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं होती है। एजुकेशन नहीं होता है, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती है। इस वजह से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं कि वो अर्बन एरियाज़ में जाके कोई भी छोटी-मोटी ऑल्टरनेट जॉब करेंगे, जिसकी मदद से वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं। तो ये बहुत मेजर चैलेंजेस हो जाते हैं फार्मर्स के लिए कि लेबर्स जो हैं वो सेफ एंड सिक्योर नहीं है। वो अलग-अलग वजहों से अपने एम्प्लॉयमेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम्स को अ, ला सकें। नेक्स्ट आपका आता है कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल पैसा है। पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि वो एग्रीकल्चर के जो इनपुट हैं उसको खरीद सकें, टेक्नोलॉजी को ले सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें और मार्केट की एक्सेस ले सकें। सोर्स ऑफ कैपिटल क्या होता है? एग्रीकल्चर के सोर्सेज अलग-अलग हो सकते हैं। उनकी पर्सनल खुद की सेविंग्स हो सकती हैं, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हो सकता है जिससे उन्होंने बैंक से लिया, कोऑपरेटिव से लिया या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लिया। गवर्नमेंट भी उनको सब्सिडीज और ग्रांट्स प्रोवाइड करती है, ताकि फार्मर्स इन टेक्नोलॉजीज और इनपुट्स को ले सकें। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अवेलेबल होती है एंड रेमिटेंस फ्रॉम माइग्रेंट वर्कर्स, यानी कि जो उनके माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनसे भी वो पैसा ले सकते हैं। फिर आता है इन्वेस्टमेंट एरियाज। इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे रिक्वायर होता है? सीड्स को परचेज करने के लिए, फर्टिलाइजर्स लेने के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, मशीनरी, इरिगेशन इक्विपमेंट, लैंड डेवलपमेंट, स्टोरेज फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग जैसी चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। सो यहाँ पर उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। अब एक्सेस टू क्रेडिट कौन देता है? एक्सेस टू क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स who may lack sufficient capital investment। अब जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स होते हैं वो कैपिटल को लैक करते हैं, उनके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं होता कि वो इतने अच्छी क्वालिटी के सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इरिगेशन इक्विपमेंट्स और स्टोरेज फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन को ले सके। इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट? इनिशिएट करती है उनको हेल्प करने के लिए थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड, जो आपका केसीसी है, या फिर इंटरेस्ट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करती है, and it targets to improve farmers access to credit। so ये फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट की एक्सेसिबिलिटी दी जा सके, ताकि वो ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनको परचेज कर सकें और प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकें, जो अल्टीमेटली उनका खुद की भी जो इनकम है उसको बढ़ाने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट आता है आपका फार्म मैकेनाइजेशन। ये इन्वॉल्व करता है यूजेज ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट्स टू परफॉर्म एग्रीकल्चरल टास्क, रिप्लेसिंग और कंटेम्पलेटिंग ह्यूमन एंड एनिमल लेबर। यानी कि जो व्यक्तिगत लेबर है, यानी ह्यूमन लेबर है या एनिमल्स के जरिए जो लेबर किया जाता है, उसको रिप्लेस करके मशीनरी का यूज करना, ताकि जो काम है वो ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा जल्दी हो सके। मशीनरी में टाइप्स क्या होते हैं? मशीनरी के टाइप्स हो सकते हैं जैसे आपके ट्रैक्टर्स हो गए, उनकी मदद से फार्म्स को सो किया जाता है, प्लो किया जाता है, ताकि मशीन्स का यूज़ होगा तो जल्दी प्लोइंग की जा सकती है, वरना मैनुअली बहुत टाइम लगेगा। हैरोस करना, सीडर्स, ट्रांसप्लांटर्स, स्प्रेयर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, पोस्ट हार्वेस्ट इक्विपमेंट सच एज ड्रायर्स एंड ग्रेडर्स। सो ये सारी चीज़ें, यानी कि फार्म की कटाई, छटाई और जो उसकी स्प्रेज हैं, वाटर स्प्रिंकलर्स हैं, हार्वेस्टिंग है, थ्रेशर्स हैं, हर एक चीज़ के लिए मशीन का यूज़ किया जाता है, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाई भी जा सके और साथ में एफिशिएंटली काम हो सके, जल्दी काम हो सके। सो इसके लिए मशीनरी का यूज़ किया जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इसके बेनिफिट्स होते हैं इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी। डेफिनेटली ये आप जानते हैं कि जहाँ पर भी मशीनरी का यूज़ होता है वहाँ पर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती ही है। टाइमलेसनेस ऑफ ऑपरेशंस, रिड्यूस लेबर रिक्वायरमेंट, कॉस्ट सेविंग्स एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस। तो यहाँ पर एक तो एक्सेसिव लेबर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर काम मशीन्स कर सकती हैं, तो हमें लेबर की रिक्वायरमेंट कम होती है। इसकी वजह से सेविंग्स भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको अलग-अलग लेबर्स को हायर करके उनको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे कॉस्ट सेविंग्स भी होती है और साथ में जो प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि आप मशीनरी के ज़रिए आपने अच्छे से उन चीज़ों को सो किया है, स्प्रेज़ किए हैं, हार्वेस्टिंग करी है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस भी आपकी इम्प्रूव होती है। चैलेंजेस इसमें सबसे बड़े आते हैं कि
एक तो ये हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ मशीनरी, यानी कि जो इनिशियली आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगता है उन मशीनरीज को खरीदने का, वो बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़रूरी नहीं है फार्मर्स के पास उतना पैसा अवेलेबल हो। उनका मेंटेनेंस करना, अब किसी ने खरीद तो लिया बट उनका मेंटेनेंस एंड रिपेयर वो भी कॉस्टली प्रोसेस होता है, क्योंकि वो रखे रखे तो वेयर एंड टियर उसका होगा ही। तो मेंटेनेंस इज ऑल्सो वेरी मैंडेटरी, जिसकी भी कॉस्ट एक तरह से फार्मर्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है उसका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करना। फिर एक्सेस टू मैकेनाइजेशन सर्विस इज इन रिमोट एरियाज। अब रिमोट एरियाज में मैकेनाइजेशन की जो सर्विसेज हैं उनकी एक्सेस मिलना भी बहुत डिफिकल्ट काम होता है। एंड कंपैटिबिलिटी ऑफ मशीनरी विद स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। अब मशीनरीज जो है वो ज़रूरी नहीं है वो छोटे एरियाज में भी उतनी अच्छे से फंक्शन करें जितना वो बड़े एरियाज पे करती हैं। तो छोटे फार्म्स के लिए वो मशीनरीज नहीं अवेलेबल होंगी जो लार्ज फार्म्स के लिए। अब स्प्रेयर्स हैं या स्प्रिंकलर्स हैं जो पूरे फार्म्स में लगते हैं, अब वो किसी छोटे पीस ऑफ लैंड के लिए कोई फार्मर क्यों ही इन्वेस्ट करना चाहेगा, वो उसके लिए अननेसेसरी बर्डन हो जाएगा और कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी, बट उसको इफेक्टिव इफेक्टिव उतना उसके लिए नहीं होगा, क्योंकि उसका बहुत छोटा और फ्रेगमेंटेड पीस ऑफ लैंड होल्डिंग है। तो वहां पर फार्म मैकेनाइजेशन उतना फ्रूटफुल नहीं होता है। गवर्नमेंट सपोर्ट इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट्स इसमें सब्सिडीज प्रोवाइड करती हैं जैसे एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए, ताकि फार्मर्स इन मशीनरीज को सब्सिडाइज रेट पे ले सकें, उनके लिए वो कॉस्ट कम हो जाती है। कस्टम हायरिंग सेंटर्स उनके लिए प्रोवाइड करती है, ताकि कहाँ से वो जा करके ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, वो हायरिंग सेंटर्स बनाए जाते हैं। एंड प्रमोशन ऑफ फार्म मशीनरी बैंक्स एम टू प्रमोट फार्म मैकेनाइजेशन एंड रिड्यूस द ड्रजरी ऑफ मैनुअल लेबर। तो इस तरह से गवर्नमेंट फार्मर्स को सपोर्ट करती है, ताकि वो अपने फार्म्स में अगर मैकेनाइजेशन करना चाहते हैं तो वो गवर्नमेंट की सब्सिडीज और उनके हायरिंग सेंटर्स का यूज़ कर सकती है, ताकि वो अपने फार्म्स में बेटर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंक्लूड कर सकें। सो ये आपका फार्म मैकेनाइजेशन है। सो आज के वीडियो में हम यहीं तक कवर करेंगे, इसके आगे का पोर्शन हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो, या फिर आप किसी भी सेगमेंट को और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे वो भी मेंशन कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।